बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम ओवरव्यू देखने जा रहे हैं क्लीनिंग एंड सैनिटेशन इन मीट प्लांट्स का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियोडिक क्लीनिंग एंड सैनिटेशन की। तो यहाँ पे क्लीनिंग, सैनिटेशन और डिसइंफेक्शन तीन मुख्तलिफ चीज़ें हैं। क्लीनिंग एंड सैनिटेशन की जब हम बात करते हैं तो हम फिज़िकल, केमिकल या हमारे पास कोई बायोलॉजिकल हैज़र्ड होता है तो उसको हम फिज़िकली रिमूव करते हैं क्लीनिंग एंड सैनिटेशन में। वो हमारे पास बाय डिफरेंट प्रेशर वाल्व्स हो सकता है, बाय हमारे पास वाटर हो सकता है, या कोई भी रिंजिंग एजेंट होगा उसके थ्रू हम रिमूव करेंगे। तो फिज़िकली रिमूविंग ऑफ एनी हैज़र्ड फ्रॉम द प्रीमिसेस इज नॉन एज क्लीनिंग एंड सैनिटेशन। अगर हम डिसइंफेक्शन की बात करें तो डिसइंफेक्शन में क्या होगा, जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन होगी, जो फिजिकली रिमूविंग के बाद, क्लीनिंग के बाद बाकी रह गई होगी, उसको डिस्ट्रॉय करना, उसको रिमूव करना क्या कहलाएगा, डिसइंफेक्शन कहलाएगा। तो ये सारे के सारे बहुत अहम पैरामीटर्स हैं। इनको ऐसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जैसे मिल्क इंडस्ट्री है, मीट इंडस्ट्री है, जहाँ पे हाईली न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट प्रोसेस हो रही होती हैं, वहाँ पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। GHPs को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ पे ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम होती हैं। तो क्लीनिंग क्या है, हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जैसे हम देखते हैं मीट प्लांट की, क्योंकि सारा का सारा प्रोटीनेशियस मटेरियल है, यहाँ पे फैट कंटेंट मौजूद हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो इसको अब प्रॉपर हैंडल करना, प्रॉपर इसकी हैंडलिंग और प्रोसेसिंग बहुत ज़रूरी है। अगर प्रॉपर हैंडलिंग और प्रोसेसिंग नहीं होगी तो यहाँ पे पैथोजेनिक माइक्रोब्स आप लोगों को पता है डिफरेंट क्या करेंगे, हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज़ हैं, जैसे डायरिया हो सकता है और भी इस तरह के, ठीक है, साल्मोनेला की वजह से, इकोलाई की वजह से, और डिफरेंट डिस्कम्फर्ट्स हो सकते हैं जो हमें हो सकते हैं। तो क्या करेंगे ये, जब माइक्रोबियल ग्रोथ ज़्यादा हो रही होगी तो एक तो फाइनेंशियल लॉस, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल लॉस कैसे, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेसर है उस प्रोसेसर की प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं होगी, अनहाइजेनिक कंडीशंस होंगी, तो डिफरेंट जो पीपल्स होंगे प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे, प्रोडक्ट कंजम्पशन के बाद उनकी अनहेल्दी स्टेट आ जाएगी, उसके बाद प्रोडक्ट फॉर लॉन्ग रन रिजेक्ट हो जाएगी, उसको चाहे जितना भी इम्प्रूव किया जाएगा। तो प्रोडक्ट की क्या होगा, टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, अट्रैक्टिवनेस ख़त्म हो जाएगी, जो मीट होगा स्पॉइल होना शुरू हो जाएगा, जो उसका जूस कंटेंट है वो वहाँ पे वाटर लीकेज का चांसेस आ जाएंगे, जो प्रोटीन है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी, जो लिपिड्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगी। तो जो न्यूट्रिशियस कंटेंट्स हैं वो डे बाय डे डेट्रियोरेट होना शुरू हो जाएंगे, स्पॉइल होना शुरू हो जाएंगे। तो फूड बॉर्न डिजीज़ेज़ एक बहुत बड़ा इश्यूज़ है जो मीट कंजम्पशन के साथ एसोसिएटेड है। पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं तो कंटेमिनेटेड मीट की वजह से आते हैं और कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से आते हैं। तो इसलिए मीट इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। अब डे बाय डे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली जा रही है, तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ साथ मीट प्रोडक्ट्स की भरमार होती चली जा रही है मार्केट के अंदर। मीट प्रोडक्ट सलामी हो, चाहे वो प्री पैक्ड मिल्क चिल्ड मीट हो, वैक्यूम पैक्ड हो, वो हमारे पास आजकल आप देखते हैं पिज़्ज़ा के लिए कट्स मिलते हैं, डिफरेंट कट्स जो हैं वो मिलते हैं, और भी प्रोसेस्ड जो हमारे पास कबाब हैं और टिक्के हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो उनके लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर होना चाहिए, जहाँ पे माइक्रोबियल कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए, कि माइक्रोबियल कंटेमिनेशन को रोका जा सके, ताकि प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड किया जा सके। जितना ही प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट की ओवरऑल वैल्यू उतना ज़्यादा होगी। जब प्रोडक्ट की ओवरऑल वैल्यू ज़्यादा होगी तो अल्टीमेटली जो प्रोड्यूसर होगा उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा, उसकी स्पॉइलेज कम हो रही होगी। तो ये हम कैसे कर सकते हैं क्लीनिंग एंड सैनिटेशन मीट इंडस्ट्री के अंदर, ये हमने एक थोड़ा सा ओवरव्यू हम डिस्कस करने लगे हैं। जनरली अगर हम बात करें तो जो प्री कंडीशंस होती हैं क्लीनिंग के लिए, तो वो सबसे पहले होता है कि फ्रेंडली क्लीनिंग होनी चाहिए। फ्रेंडली क्लीनिंग कैसी होनी चाहिए, अगर आप देखते हैं कि कहीं पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का लोड बहुत ज़्यादा है, तो डस्ट है, तो आप डायरेक्टली उसको वाटर के साथ शावरिंग नहीं करेंगे। इंडस्ट्री हमेशा जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करती है तो वो
हमेशा ये देखती है कि कॉस्ट हमारी कितनी जा रही है। अगर आप डायरेक्ट वाटर के साथ वॉशिंग करना शुरू कर देंगे तो वाटर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उस वाटर की कॉस्ट को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, जो कंटेमिनेटेड एरियाज़ हैं उनको प्रैक्टिसिबली एक्सेस करना चाहिए और उनको डस्टिंग, ठीक है ना, डस्टिंग करनी चाहिए, डर्टिंग करनी चाहिए, ताकि वहाँ से जो फिजिकल मटेरियल है, डस्ट, डर्ट और दूसरे हैजर्डियस मटेरियल्स हो सकते हैं, कंटेमिनेंट्स हो सकते हैं, वो रिमूव हो जाएं। ठीक है, और स्मूथ सरफेसेस होनी चाहिए ताकि ये चीज़ें सारी की सारी प्रॉपर मैनेज की जा सकें। अब सैनिटेशन करने के लिए पर्सनल रेगुलरिटी, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, जनरली हमें फॉलो करनी चाहिए। पहले क्लीनिंग में वही मैंने आपको क्लीनिंग एंड सैनिटेशन में बात की थी कि क्लीनिंग एक जनरली हमारे पास फिजिकली रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो सकता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हो सकता है, मिनरल्स हो सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो इक्विपमेंट से, फ्लोर से, वाल से, जो प्रीमिसेस है, इंडस्ट्री है, उसके तो वहाँ से जस्ट हमारा फिजिकली रिमूवल ऑफ डस्ट, डर्ट, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इज नोन एज क्लीनिंग। तो क्लीनिंग क्या करेगी, 90% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिमूव कर देती है। तो इसी को हम बोलते हैं प्री कंडीशनिंग। ठीक है ना, प्री कंडीशनिंग क्या है, आपने क्लीनिंग की तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काफ़ी सारे रिमूव हो गए और इसके साथ साथ फिजिकल कंटेमिनेंट्स भी दूसरे रिमूव हो गए। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो स्टिक कर जाते हैं। जब वो स्टिकी होंगे या स्पोर्स मौजूद होंगे तो वो बायोफिल्म बना देते हैं सरफेस के ऊपर। वो बायोफिल्म रिमूव करना थोड़ा मुश्किल होती है, और वो बायोफिल्म हम कैसे रिमूव करेंगे, बाय द एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स या हमारे पास जो रिंजिंग एजेंट्स होंगे उनके ज़रिए हम रिमूव करते हैं। तो इनएक्टिवेशन इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैसे हम कर सकते हैं, प्रॉपर हमारे पास डिसइंफेक्टेंट्स होने चाहिए, डिसइंफेक्शन करनी पड़ेगी। डिसइंफेक्टेंट्स में हमारे पास एसिड डिसइंफेक्टेंट्स हो सकते हैं, बेसिक डिसइंफेक्टेंट्स हो सकते हैं, न्यूट्रल डिसइंफेक्टेंट्स हो सकते हैं। ये एक तो डिपेंड करता है सेल वॉल ऑफ द इनहेरेंट मटेरियल, दूसरा डिपेंड करता है हमारी जो प्लांट है उस पे, ठीक है ना, कि उसका जो मटेरियल है वो किस तरीके का है। डिसइंफेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। इस डिसइंफेक्शन के दौरान ऐसा मटेरियल यूज़ नहीं किया जाएगा जो वहाँ पे पर्सनल हैजर्ड काज करेगा, जो वहाँ पे वर्कर्स के ऊपर अफेक्ट कर रहा होगा या क्रोजन कर रहा होगा हमारे प्लांट की। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस यूज़ नहीं किए जाएंगे। तो डिसइंफेक्टेंट के ज़रिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करना क्या कहलाता है, या उनको किल करना डिसइंफेक्शन कहलाता है। तो इससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनएक्टिवेट हो जाते हैं और सैनिटेशन और क्लीनिंग के ज़रिए वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। अब क्लीनिंग हमारे पास दो तरीके की है, फिजिकल क्लीनिंग है और दूसरी क्या है, केमिकल क्लीनिंग है। फिजिकल क्लीनिंग में प्रेशराइज्ड वाटर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, कंटेमिनेटेड वाटर ड्रॉपलेट प्रोड्यूस करेगा और अल्टीमेटली ये वाटर जब हम यूज़ करते हैं, अगर आप एरोसोल क्रिएट होगा तो वो एरोसोल जाके छोटे छोटे ड्रॉप इक्विपमेंट के ऊपर जाएंगे, वहाँ पे स्टिक हो जाएंगे। जब स्टिक हो जाएंगे तो वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता क्रोजन या जंग लगना काज करना शुरू कर देंगे। तो हमने वो चीज़ें भी क्या करनी है, ज़हन नशीन करनी है कि हमने ऐसा कोई भी क्लीनिंग प्रोसेस यूज़ नहीं करना जिसकी वजह से वाटर ड्रॉप्स या एसिड ड्रॉप्स या बेस के ड्रॉप्स किसी इक्विपमेंट के ऊपर जाएं और वहाँ पे क्रोजन करना शुरू कर दें। तो फिजिकल क्लीनिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर यूज़ कर सकते हैं। प्रेशर यूज़ जब करेंगे, जस्ट सिंपल प्रेशर, ना कि वाटर। अगर हम वाटर यूज़ कर रहे हैं तो फिजिकल क्लीनिंग के अंदर लेस प्रेशर, हमारे पास 7 बार 10 बार इतना प्रेशर यूज़ करके 70 बार तक हम प्रेशर यूज़ कर सकते हैं ताकि कम उसके ड्रॉपलेट फॉर्मेशन हो। केमिकल क्लीनिंग के अंदर क्या है, तो जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। अब ये टॉक्सिन कहाँ से आते हैं, जब आपने डिसइंफेक्शन की तो बैक्टीरियल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो प्रोड्यूस होंगे वो हमेशा क्या होते हैं, हमारी बॉडी के लिए, जिस्म के लिए या कोई प्रीमिसेस हो उसके लिए क्या होंगे, हैजर्डियस होंगे। तो ये टॉक्सिक रेजिड्यूज भी रिमूव करने होते हैं बाय केमिकल क्लींजिंग एजेंट्स के ज़रिए। तो यहाँ पे क्या हम इंसेक्टिसाइड हैं, रोडेंटिसाइड्स हैं या पेस्ट कंट्रोल है, तो ये अप्लाई किए जाते हैं। साथ साथ से हम क्या कर रहे थे, केमिकल क्लीनिंग भी यूज़ कर रहे थे। तो ये क्लीनिंग या डिसइंफेक्शन प्रोसेस जो है मीट इंडस्ट्रीज़ के अंदर कम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, सरफेस पे डिपेंड करता है आपके पास सरफेस कौन सी है।
तो वहाँ पे सरफेस की टेंशन क्या है, बायोफिल्म फॉर्मेशन कैसी होगी, या हम अगर मार्बल है या हमारे पास कोई टाइल्स लगी हुई हैं, तो उन पे डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन सी सरफेसेस हैं। हम जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं स्टेनलेस स्टील्स के हैं, हमारे पास आयरन के हैं, हमारे पास डिफरेंट और मेटल है उसके हैं, तो ये डिफरेंट जो सरफेसेस होंगी तो उन पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा केमिकल यूज़ करेंगे क्लीनिंग और सैनिटेशन के लिए, डिसइंफेक्शन के लिए। सबसे पहले क्या करेगी, अगर हम सिलेक्शन करने जा रहे हैं तो सिलेक्शन के लिए हमारे पास एक बंच ऑफ नॉलेज होना चाहिए फॉर प्रॉपर डिलीवरेंस ऑफ द सैनिटेशन प्रोसीजर, फॉर क्लीनिंग प्रोसीजर, ठीक है ना, हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए सबसे पहली बात। अब ये जितने भी फैक्टर होते हैं क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन के अंदर, डिफ़िकल्ट टास्क होता है, पर्सनल इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी लेबर इन्वॉल्व होती है, और जो स्टाफ है वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, इन चीज़ों के बारे में अवेयर ऑफ होने चाहिए कि कहीं पर्सनल हैज़र्ड तो नहीं आएगा, कहीं पे हमारी सरफेस तो क्रूड नहीं हो जाएगी, कहीं पे डैमेज तो नहीं आएगा। तो ये सेफ्टी प्रोसीजर जितने भी हैं ये फॉलो करने पड़ते हैं केमिकल सिलेक्शन करने के लिए। दूसरी बात है कि क्लीनिंग टेक्निक हमें सिलेक्ट करनी पड़ती है। क्लीनिंग टेक्निक में सबसे पहले देखें, अगर आप फर्स्ट स्टेप के अंदर फ्लोर या इक्विपमेंट क्लीन करने जा रहे हैं, फिजिकली रिमूव आप क्या करेंगे, वहाँ पे स्क्रैप रिमूव करेंगे। स्क्रैप में आपको पता है जब आप मीट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं वहाँ पे फैट डिपॉजिट होंगे, प्रोटीन डिपॉजिट होंगे, ब्लड डिपॉजिट्स होंगे, या कोई इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स होंगे, सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, तो उनको ब्रशेस के ज़रिए या ब्रूम्स के ज़रिए, शॉवल्स के ज़रिए क्या करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए। ये हमेशा क्या कहा जाता है, इसको ड्राई क्लीनिंग कहा जाता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वाटर यूज़ करेंगे। इससे पहले अगर हम वाटर यूज़ करेंगे तो इन जो हमारे पास एडहेरेंस है इसको रिमूव करने के लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होगी, तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। ओवरलोड को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ड्राई क्लीनिंग करते हैं। अब ड्राई क्लीनिंग क्या है, करने के बाद अगर हमें कहीं पे लगता है कि कोई साइडों पे ऐसी जगहों पे कहीं पे एडहेरेंस है, कोई चीज़ चिपकी हुई है, तो हम उसको क्या करेंगे, मैनुअल लेबर क्लीनिंग के जरिए लेबर क्लीन कराएंगे ताकि टाइम को क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। उसके बाद क्या है, हाई प्रेशर यूज़ किया जाएगा क्लीनिंग में। इस प्रेशर को वाटर अप्लाई किया जाता है स्पेशल स्प्रिंग लेंसेज के साथ, और ये प्रेशर 70 बार्स होना चाहिए। स्प्रिंग नोजल का आप डायमीटर देख लें, लेस देन या इक्वल टू 15 सेंटीमीटर होना चाहिए जिस सरफेस को आप क्लीन करने जा रहे हैं। हम हॉट वाटर यूज़ करते हैं। हॉट वाटर का टेम्परेचर 55 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। क्यों, इस टेम्परेचर पे हमारे पास जो फैट डिपॉजिट्स होंगे, जो दूसरे एडहेरेंस होंगे या इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा, तो वो क्या हो जाएगा, इजीली रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे देखें, सबसे पहले बात है कि हमारे पास मैनुअल क्लीनिंग में जो इक्विपमेंट्स होंगे हम उनको रिमूव करने जा रहे हैं विद प्रेशराइज्ड वाटर। केयर मस्ट बी टेकन, ठीक है। हम किस चीज़ की केयर करेंगे, हमारे पास जितना भी इक्विपमेंट है उनकी हमें पता होना चाहिए वो किस चीज़ के बने हुए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है अब जो केयर अभी मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से हम वाटर यूज़ करेंगे, किस तरीके से हम केयर करेंगे ताकि हमारे पास जो ड्राई क्लीनिंग के बाद वेट क्लीनिंग हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, इस वेट क्लीनिंग के अंदर रिमूवल सॉलिड पार्टिकल जो होंगे या ब्लड डर्ट होंगे या फ्लोर के ऊपर, ठीक है ना, प्रोसेसिंग सेक्शन वाल्स के ऊपर, तो उसको हम किस तरीके से रिमूव करेंगे, लेयर्स प्रोटीन को किस तरीके से रिमूव करेंगे, इसके लिए हॉट वाटर है। बेटर क्लीनिंग इफेक्ट हासिल करने के लिए अगर हम कोल्ड वाटर यूज़ करेंगे तो हमें बेटर क्लीनिंग इफेक्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है प्रेशराइज्ड स्टीम वाटर मिक्स। अब जब प्रेशराइज्ड वाटर स्टीम मिक्स हम यूज़ कर रहे होंगे तो इसके अंदर क्या होगा, एक फोग क्रिएट होगी, ठीक है ना। ये एरोसोल्स क्रिएट करेगा। जब हम इस सोल्स को यूज़ कर रहे होंगे, फोग को यूज़ कर रहे होंगे, तो ये क्या करेगा, अनवांटेड माइक्रोबियल स्प्रेडिंग। मिसाल के तौर पर जहाँ पे आपने प्रेशर यूज़ किया, बहुत ज़ोर से प्रेशर लगाया, तो उस सरफेस से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उड़कर उस पार्टिकल्स के अंदर चले जाएंगे, और वह जहाँ पे पार्टिकल जाएंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ उस सरफेस के ऊपर स्टक हो जाएंगे। जब स्टक हो जाएंगे तो माइक्रोबियल स्टेप क्या होगा, स्प्रेड आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होना शुरू हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इन रीज़न की बुनियाद पे स्टीम वाटर मिक्स सूटेबल नहीं होता, या हम हाई प्रेशर वाटर, ठीक है ना, हाई प्रेशर भी यूज़ नहीं करते। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम स्टीम यूज़ नहीं करते, हाई प्रेशराइज्ड हार्ड प्रेशराइज्ड वाटर लेस प्रेशर पे यूज़ करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेटर क्लीनिंग अचीव कर सकें।
उसके बाद है रिमूवल ऑफ लूज डर्ट या मीट फैट रेसिड्यूज हों तो हम क्या करते हैं, क्लीनिंग कंप्लीट नहीं समझते, ठीक है ना। अगर ये रिमूव हो गए हो तो इसके लिए हमें क्या है, जो इनक्रस्टेड लेयर्स होती हैं, स्टिकी फैट प्रोटीन्स की लेयर्स होती हैं, वो भी रिमूव करनी होती हैं। इसके लिए हमें केमिकल सॉल्यूशंस यूज़ करने पड़ते हैं। अगर हम हैंड यूजिंग ब्रशेस की बात करें, स्क्रैपर की बात करें, तो ये भी यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है ना। स्मॉलर सरफेसेस जहाँ पे हमने क्लीन करनी हो, लार्ज इंडस्ट्रीज़ के अंदर जैसे KNNs है, तो हमारे पास बिग बर्ड है, सूफी है, तो इस तरीके की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे ये चीज़ें हम यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पे हमारे पास स्पेशल इक्विपमेंट आएंगे, प्रेशर इक्विपमेंट आएंगे, क्लीनिंग सॉल्यूशंस आएंगे, जिनके ज़रिए फ्लोर्स को, वाल्स को, वर्किंग टेबल्स को प्रॉपरली क्या किया जाएगा, या दूसरे इक्विपमेंट को क्लीन किया जाएगा। यहाँ पे हमारे पास अल्कलाइंस जो सब्सटेंसेस हैं मैनुअल क्लीनिंग के अंदर यूज़ होने वाले, सोडियम कार्बोनेट है या कुछ सल्फेट्स वगैरह भी यूज़ होते हैं। तो ये क्या है, प्रोटीन्स और फैट्स को डिज़ोल्व कर लेते हैं हमारे पास सोडियम कार्बोनेट। तो इसका जो सबसे बड़ा मसला है वो क्या करेगा, क्रोजन करेगा। अगर इसकी pH 11 से ज़्यादा होगी तो हमेशा क्या है 10 या 9 के लगभग pH रख के हम क्या कर सकते हैं, फैट डिसोल्यूशन के लिए सोडियम कार्बोनेट वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट्स को। कमर्शियली अवेलेबल हम अगर क्लीनिंग एजेंट्स की बात करें तो क्या होंगे, अल्कलाइन, एसिड या न्यूट्रल केमिकल सब्सटेंसेस मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं। ये डर्ट लूजनिंग प्रॉपर्टीज़ रखते हैं और ये क्या करते हैं, इनको सर्फेक्टेंट्स कहा जाता है, मतलब कि सरफेस एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं जो डस्ट डर्ट को, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल को रिमूव करने के लिए यूज़ होते हैं। डिटर्जेंट्स जो होते हैं सुपरफिशियली टेंशन ऑफ द वाटर रिमूव करते हैं, जैसे हमारे पास सर्फ वगैरह हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, डिटर्जेंट या दूसरे हैं, ये क्या करेंगे, लूजनिंग ऑफ द एडहियर मटेरियल करेंगे। जब लूजनिंग होगी तो उसके बाद क्या है, उनका रिमूवल ईजी हो जाएगा। फैट रिमूवल प्रेशराइज्ड हॉट वाटर के जरिए की जा सकती है। क्लीनिंग डिटर्जेंट्स इंपॉर्टेंट यूज़ होते हैं इसके लिए। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, फैट जो सेटलिंग होगी वो प्रिवेंट होगी जब हम हॉट वाटर यूज़ कर रहे होंगे। अगर हॉट वाटर यूज़ नहीं किया जा रहा तो कोल्ड वाटर के अंदर फैट सेटलिंग ज़्यादा हो जाएगी। डिटर्जेंट हम एडिशनली यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्लोरीन सिलिकेट या फॉस्फेट्स हैं, तो ये क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरर इंडिकेट करता है इसकी टाइप्स को कि हम कौन सा अल्कलाइन, एसिड या न्यूट्रल जो एजेंट यूज़ करने जा रहे हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट या हम जो डिसइंफेक्टेंट है यूज़ करने जा रहे हैं, वो कौन सा होना चाहिए और वो कौन सी कंपनी का होना चाहिए। पार्टिकुलरली हर कंपनी की जो pH रेंजेस होती हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। डिफरेंट होने की वजह से उनका वर्किंग मैकेनिज्म भी डिफरेंट होता है और उनके एक्शंस भी डिफरेंट होते हैं। अल्कलाइन क्लीनिंग एजेंट की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक डर्ट को हम जहाँ पे प्रोटीन्स रेसिड्यूज होंगे, फैट रेसिड्यूज होंगे, उनको रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। एसिड क्लीनिंग एजेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे सर्फ जो हैं घरेलू, इनके अंदर यूज़ होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज़ करने के लिए जो डिपॉजिट्स होंगे उनको रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर मैं डिटर्जेंट की बात करूं तो इनके पास दो एंड्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड्स होते हैं। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड्स होने की वजह से इनके दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बाइपोलर होते हैं। ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को भी रिमूव करा सकते हैं और इनऑर्गेनिक डिपॉजिट्स को भी रिमूव करा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास न्यूट्रल क्लीनिंग एजेंट्स आ जाता है। न्यूट्रल क्लीनिंग एजेंट्स की अगर हम बात करें तो ये स्मूथ सरफेसेस को जहाँ पे इनक्रस्टेड डर्ट वगैरह हो वहाँ पे रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। इनका माइल्ड इम्पैक्ट होता है स्किन के ऊपर मैनुअल क्लीनिंग के अंदर, इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगर हम अल्कलाइन और एसिड क्लीनिंग सब्सटेंसेस की बात करें तो इनको हम अल्टरनेटिवली यूज़ करना चाहिए। वेरिएबिलिटी होनी चाहिए। वेरिएबिलिटी ऑफ द सब्सटेंसेस क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है जैसे आप एंटीबायोटिक लेते हैं, अगर आप परमानेंट एक ही तरह की एंटीबायोटिक लेते रहे हैं तो माइक्रोबियल जो है आपकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रेजिस्टेंट हो जाएंगे। तो इस रेजिस्टेंस को बचाने के लिए क्या है, हम अल्टरनेट यूज़ करते हैं। अगर आपने एसिड यूज़ किया है तो आप साथ में बेस भी यूज़ करेंगे, ताकि आपकी जो सरफेसेस हैं, आपके इक्विपमेंट हैं, आपका कोई भी ऑर्गेनिक डिपॉजिट है, इनऑर्गेनिक डिपॉजिट है, कुछ भी बाकी नहीं होनी चाहिए, सारे के सारे प्रॉपरली रिमूव हो जाने चाहिए।
तो इसके अब न्यू जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, फोम क्लीनिंग है। फोम क्लीनिंग में क्या होगा, फोम अप्लाई की जाएगी सरफेस के ऊपर। ये फोम डिटर्जेंट इसमें शामिल होगा। 10 to 15 मिनट्स या हायर देन 15 मिनट्स, 30 मिनट्स तक इस फोम को उस सरफेस के ऊपर क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है, रहने दिया जाता है। उसके बाद इस फोम को रिमूव किया जाएगा बाय द एक्शन ऑफ हॉट वाटर। जब ये फोम रिमूव होगी तो इसके साथ जितने भी हमारे पास कंटेमिनेंट्स होंगे वो सारे के सारे रिमूव हो जाएंगे। तो ये 50 मिनट फोम वॉश की जाएगी हाई प्रेशर वाटर के जरिए। तो देखें यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है, तो इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, जो एरोसोल ड्रॉपलेट फॉर्मेशन है वो भी कम हो जाती है। इससे जो क्रूजन के एक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। डिसइंफेक्शन टेक्निक्स कौन कौन सी हो सकती हैं? क्लीनिंग की हमने बात कर ली, सैनिटेशन की बात कर ली, तो अब डिसइंफेक्शन। तो कंप्लीटली सरफेस को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपरली रिमूव नहीं किया जा सकता। कि अगर हम 100% रिमूवल ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वहाँ पे 90% तक, 95% तक, 99% तक हम रिमूव कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, लेकिन 1% फिर भी क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। तो हमारे पास ये, क्योंकि मीट इंडस्ट्री है, मीट इंडस्ट्री के अंदर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के रिस्क ज़्यादा होते हैं। रिस्क ज़्यादा होने की वजह से इनको हमें प्रॉपर एलिमिनेशन अचीव करना ज़रूरी होती है बाय द एक्शन ऑफ डिसइंफेक्शन। तो ये हम क्या कर सकते हैं, हॉट वाटर के ज़रिए या केमिकल डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर सकते हैं। केमिकल डिसइंफेक्टेंट के अंदर हमारे पास क्या होगा, मीट इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो यूज़ हो रहे हैं वो ऐसे होंगे जिनके एक्सीडेंट्स या नेगेटिव साइड इफेक्ट बहुत कम होने चाहिए। क्यों, ये मीट प्रोडक्ट क्या होने जा रही है आगे, बाय द ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है ना, वो यूज़ होने जा रही है। यहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी जनरेट नहीं होनी चाहिए, वाटर कंडेंसेशन। तो ये अगर होगी तो क्या है, व्हेन यूजिंग स्टीम, अगर ये हम स्टीम यूज़ कर रहे होंगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स आ रहे होंगे। ये देखें, आपने जब अनक्लीन सरफेस है तो बंच ऑफ, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या है, माइक्रोबियल कॉलोनीज यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। जब आपने केमिकल क्लीनिंग की है, आफ्टर केमिकल क्लीनिंग, तो क्या होंगे, आपकी 90% तक, 80% तक जो माइक्रोब्स हैं वो रिमूव हो चुके होंगे। उसके बाद जब आपने डिसइंफेक्शन की है, डिसइंफेक्शन के बाद वेरी फ्यू माइन्यूट नंबर ऑफ क्या होंगे, कॉलोनी फार्मिंग यूनिट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मौजूद होंगे उस सरफेस के ऊपर। तो ऐसी सरफेसेस अचीव करना हमारी मीट इंडस्ट्री के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फूड टेक्नोलॉजिस्ट की, ताकि कोई भी हैज़र्ड, वो फिजिकल हैज़र्ड हो, केमिकल हैज़र्ड हो या माइक्रोबियल हैज़र्ड हो, वो कंज्यूमर को नहीं आना चाहिए। ना ही उसकी फूड की जो कंपोजिशन है वो चेंज हो, ताकि कहीं हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस के साथ वो एसोसिएट हो जाए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रॉपर डिसइंफेक्शन अचीव करनी चाहिए। बेस्ट डिसइंफेक्शन हम केमिकल डिसइंफेक्टेंट के जरिए अचीव कर सकते हैं। ये डिसइंफेक्टेंट हमारे पास प्री क्लीनिंग के बाद कभी भी एफिशिएंट नहीं हो सकते, प्री क्लीनिंग ज़रूरी होती है। हम जो डस्ट होगी, डर्ट होगी, प्रोटीन होगी, फैट होगी, उसको प्रॉपरली जो हमारे पास केमिकल्स होंगे उनमें डिसॉल्व करना होगा। हमने फोम के ज़रिए हमने उसको रिमूव करना होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस सरफेस को बाय डिसइंफेक्टेंट डिसइंफेक्ट करेंगे। तो ये हमारे पास जो डिसइंफेक्शन है प्रॉपर, फिर जाके डिसइंफेक्शन होगी। तो एडिकेट रिंजिंग है, क्लीनिंग है, ठीक है ना, डिसइंफेक्शन, ये सारी के सारी ज़रूरी होती हैं, हमारी बेइंतहा नीड्स हैं। तो कंप्रोमाइज़ जब हम इस इश्यूज़ की बात करते हैं तो केमिकल इंडस्ट्री क्या करती है, सो कॉल्ड कंबाइंड डिसइंफेक्शन प्रोवाइड करती है। ये किस बेस पे होते हैं, क्वार्ट्स इनको बोलते हैं, क्वार्ट नहीं, अमोनियम कंपाउंड्स होते हैं, ये सर्फेक्टेंट होते हैं और डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज़ इनकी दोनों होती हैं। मिसाल के तौर पर ये क्या करेंगे, पहले तो उसकी जो फैट, प्रोटीन जितने भी डिपॉजिट होंगे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक डिपॉजिट होंगे, उनको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेंगे। उनके साथ डिसॉल्व करने के साथ साथ इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जो बैक्टीरियल सेल वाल है उसको क्या करेंगे, फंगल सेल वाल को डिसरप्ट कर देंगे। जब डिसरप्ट कर रहे होंगे तो इनकी जो एक्टिविटी होगी वो इन्हांस हो जाएगी। इस वजह से हम इनके जरिए डिसइंफेक्शन भी अचीव कर सकते हैं। तो ये क्या है, अगर हम लोअर कंसंट्रेशन यूज़ कर रहे हैं डिसइंफेक्टेंट्स की तो हमारे पास प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं आ रहे होंगे। तो इसलिए इनकी प्रॉपर कंसंट्रेशन भी यूज़ होनी चाहिए। प्रॉपर कंसंट्रेशन ही क्या करती हैं, हम अफेक्टिव बना सकते हैं किसी भी चीज़ को। तो इन इफेक्टिव जब हम क्या करेंगे, डाइल्यूट कर देंगे हाईली, तो इनके लिए क्या है, हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है।
उसके बाद केमिकल डिसइंफेक्टेंट हम स्टेशनरी और मोबाइल स्प्रेइंग डिवाइसेस के साथ, स्टेशनरी जो हमारे पास स्प्रेइंग डिवाइसेस हैं वो लार्ज प्लांट्स के अंदर होती हैं। दुनिया के अंदर बहुत लार्ज प्लांट्स हैं जहाँ पे स्प्रेइंग डिवाइसेस होंगी, स्टेशनरी वहाँ पे फिक्स होंगी, उनके ज़रिए एक पार्टिकुलर टाइम जब हम प्रोडक्ट रिमूव कर लेंगे तो हमारे पास ऑनलाइन क्लीनिंग जिसे हम बोलते हैं, तो ऑनलाइन क्लीनिंग हो रही होगी। तो उसी के ऊपर क्या होगा, वो स्टेशनरी डिवाइसेस डिसइंफेक्टेंट वो कर रहे होंगे, स्प्रे कर रहे होंगे। जब स्प्रे हो रहे होंगे तो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन भी कम हो रही होगी। या मोबाइल डिवाइसेस जो होती हैं वो स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ के अंदर होती हैं जहाँ पे ज़रूरत होती है थोड़ी देर के बाद वो क्या कर लेते हैं, उसको डिसइंफेक्टेंट कर लेते हैं। मैनुअल या इलेक्ट्रिकली पंप्स के ज़रिए हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। तो टॉप टू बॉटम प्रॉपरली अप्लाई करना ज़रूरी है। अगर प्रॉपरली कहीं पे भी हमारे पास कोई सरफेस रह जाएगी, जब सरफेस रह गई तो समझो माइक्रोबियल स्प्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब जो हार्ड डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशंस हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये मोर इफेक्टिव होते हैं। मोर इफेक्टिव क्यों होते हैं, इसकी लॉजिक ये है कि हमारे पास मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं ये मीजोफिलिक होते हैं, और ये क्या करते हैं, अल्कलाइन पीएच में मीन्स के न्यूट्रल पीएच पे सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं। जैसे टेम्परेचर रेंज बढ़ती चली जाएगी तो ये क्या होते चले जाते हैं, किल होते चले जाते हैं। तो डिसइंफेक्शन एक तो हम केमिकल सोल्यूशन की और एक हम दो कंबाइंड टेक्निक यूज़ कर रहे हैं टेम्परेचर की। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डिसइंफेक्शन अचीव कर सकते हैं, मोस्ट माइक्रोबियल जो कंटेमिनेशन है उसको कम कर सकते हैं। तो फोम की हम बात कर रहे थे, या अगर हम डिसइंफेक्टेंट की बात करें तो हम ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के लिए अप्लाई करते हैं। 30 मिनट्स में जितने भी फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगी वो किल हो जाएंगी। उसके बाद हम पोर्टेबल वाटर के साथ उसको रिंस करेंगे। तो रिंसिंग में हमें यही ख्याल करना होता है जो हम वाटर क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं, वाटर क्वालिटी भी हमारी प्योर होनी चाहिए, वहाँ पे माइक्रोबियल कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अगर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन होगी तो हमारी फिर प्रोडक्ट के अंदर दोबारा हैजर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे। डिसइंफेक्टेंट्स अगर हम मीट इंडस्ट्री की बात करें तो क्या है, इफ़ेक्टिव होने चाहिए, रैपिडली एक्टिंग होने चाहिए ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मैक्सिमम किल करें। जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल ही नहीं हो रहे होंगे, हमारा पर्पस अचीव नहीं हो रहा होगा, तो प्रोडक्ट वैसे ख़राब हो रही है, तो उस डिसइंफेक्टेंट का फ़ायदा ही कोई नहीं है। तो ये क्या है, disinfectants do not sterilize the surface treated. Absolute germ-free surface cannot be achieved, but a disinfectant should kill all pathogens. अब देखें यहाँ पे क्या है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यहाँ पे हम स्पोर्स की बात कर रहे हैं, हमारे पास बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे पास बहुत सारी फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होती हैं। तो यहाँ पे वो कहता है कि डिसइंफेक्टेंट का ये काम नहीं कि वो ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो किल कर दे, स्टेरिलाइजेशन कर दे। बस इतना करे कि जो हमारे पास पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो स्पेसिफिक पीएच रेंज और स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज के अंदर ग्रो करते हैं, तो उनको किल किया जा सके। तो केमिकल कंपोजिशन जो डिसइंफेक्टेंट की होगी वो डिपेंड करती है टारगेट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, स्लाटर हाउस के ऊपर डिपेंड करती है, मीट प्रोसेसिंग के ऊपर कि हम कौन सी प्रोसेसिंग करने जा रहे हैं, टेम्परेचर कौन सा देने जा रहे हैं, पीएच कितनी रखनी है, इजीली एक्सेसिबल प्रोसेसिंग लाइन पे डिपेंड करता है या फूड पाइपलाइंस पे डिपेंड करता होता है, ठीक है ना। फार्मूलेशन बाय इंडिविजुअल डिसइंफेक्टेंट माइक्रो मैन्युफैक्चरर, जो भी मैन्युफैक्चरर होगा उसकी अपनी ही गाइडलाइंस अलग से होंगी। जो मॉडर्न डिसइंफेक्टेंट्स हैं वो मोस्टली मिक्सचर्स हैं डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस के। तो कॉम्बिनेशन जो हम यूज़ करते हैं तो इनके सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होते हैं। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मीन्स के एक 30% तक किल कर रहे तो हम दूसरा यूज़ कर लेते हैं, उसकी भी 30% एफिशिएंसी है, तो वो 30 प्लस 60 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक जैसे एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, बैक्टीरिसाइडल होती हैं, तो इसी तरीके से ग्रोथ को कम करने वाले, बैक्टीरिया की जो रिप्रोडक्शन है उसको स्टॉप करने वाले, बैक्टीरिया की सेल वॉल को किल करने वाले डिफरेंट हम क्या करेंगे, डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते चले जाएंगे। तो जैसे जैसे डिफरेंट पोर्शंस हम यूज़ करेंगे तो उतनी ही एफिशिएंसी हमारी बढ़ती चली जाती है। यहाँ पे वो डिफरेंट कौन कौन से हो सकते हैं, क्लोरीन बेस्ड हो सकते हैं, एल्डिहाइड बेस्ड हो सकते हैं, क्वार्ट्स हो सकते हैं। तो क्लोरीन क्या है, वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, सेल वॉल पेनिट्रेटिंग है, क्रूडिंग इफेक्ट इक्विपमेंट के ऊपर होता है। तो हम जो एल्डिहाइड्स हैं वो डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो क्रोसिव हो सकते हैं उनके लिए ये एल्डिहाइड क्रोसिव हो सकते हैं। इफेक्ट ऑन सेल वॉल जो क्वार्ट्स होते हैं नॉट क्रोसिव, ये क्रोसिव नहीं है। तो मीन्स कि हम थोड़ी थोड़ी प्रोपोर्शन यूज़ करके अपना बेटर क्या कर सकते हैं, रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। ऑक्सीजन रिलीजिंग सब्सटेंसेस होते हैं, ये पेनिट्रेटिंग, सेल वॉल पेनिट्रेटिंग होते हैं। जब सेल वॉल पेनिट्रेटिंग होगी, सेल ब्रस्ट होगा, सेल ब्रस्ट होगा तो उनके आगे
तादाद नहीं बढ़ेगी, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम होंगे, ये क्या करेंगे, ऑर्डरलेस होते हैं, क्रूसिव हो सकते हैं अगर हम कंसंट्रेशन 1% से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो। उसके बाद देखें कमर्शियली अवेलेबल डिसइंफेक्टेंट्स के एग्जांपल में हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक एसिड हैं, सर्फेक्टेंट्स हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट्स या पेरोक्साइड कंपाउंड्स होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं। ऑर्गेनिक एसिड क्या है, लोअर पीएच होती है, जब लोअर पीएच होगी तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल होता है इनऑर्गेनिक मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं एसिड्स हमेशा। जब हम बात करेंगे अल्कलीज की तो हम वहाँ पे ऑर्गेनिक रेजिड्यूज को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। जो पेरोक्साइड कंपाउंड होते हैं इनकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, ये जो प्रोटीन होगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको कोगुलेट कर देंगे, ठीक है ना। पेरोक्साइड जैसे हमारे पास H2O2 है, ये एक डिसइंफेक्टेंट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ये क्या करता है, उसकी प्रोटीन को कोगुलेट कर देगा। प्रोटीन को कोगुलेट करेगा तो क्या होगा, जितने भी माइक्रो उनकी एक्टिविटी नहीं होगी, जब एक्टिविटी नहीं होगी तो बैक्टीरिया स्टैटिक एक्शन के थ्रू ये क्या हो जाएंगे, सरफेस को क्लीन कर देगा। उसके बाद हमारे पास है मैक्सिमम डिसइंफेक्शन हम अचीव कर सकते हैं अगर हम periodically केमिकल डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते चले रहें। अगर हम बार बार डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते चले जाएं तो हम क्या कर सकते हैं, इनएक्टिवेट कर सकते हैं बैक्टीरिया को। हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, सैनिटेशंस को, क्लीनिंग को, डिसइंफेक्शन को अचीव कर सकते हैं। अगर हम बार बार यूज़ नहीं करेंगे, अगर हम मतलब कंसिस्टेंट एप्लीकेशन नहीं कर रहे तो हमारे पास रेजिस्टेंस डेवलप हो सकती है, और वो रेजिस्टेंस क्या है, हमारी जो सैनिटेशन स्कीम होगी उसको अफेक्ट कर रही होगी। तो क्या है, सैनिटेशन स्कीम क्या हो सकती है डिसइंफेक्शन स्कीम के अंदर। सबसे पहले जो भी स्टाफ है आपका मीट इंडस्ट्री के अंदर, उसको प्रॉपरली गाइडलाइन होनी चाहिए, वो प्रॉपर क्लीनिंग और सैनिटेशन प्रोसीजर से वेल नोन होना चाहिए, उसको हैजर्ड्स का भी पता होना चाहिए, उसको जितने भी डूज और डॉन्स हैं उनका सबका पता होना चाहिए, ताकि क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, प्रोसेस एफिशिएंसी को मेंटेन किया जा सके, उसको मैक्सिमाइज किया जा सके। क्लीनिंग शुड बी ट्रीटेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास है केयरफुली नॉट जस्ट सुपरफिशियली, हमें एक बस ऐसे गुजार देने वाली क्लीनिंग या सैनिटेशन परफॉर्म नहीं करनी चाहिए, हमें केयरफुली जितना भी वहाँ पे स्टाफ हो वो केयरफुली क्लीनिंग परफॉर्म करे। डेली क्लीनिंग हो रही है या वीकली हो रही है या मंथली सैनिटेशन हो रही है, तो वो सारे के सारे जो भी रिकॉर्ड्स होंगे उनको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। अब डेली डिसइंफेक्शन है तो हॉट वाटर यहाँ पे हमारे पास स्कीम के अंदर होनी चाहिए या केमिकल के जरिए। तो ये क्या है, हैंड टूल्स, मीट सॉस या जितने भी इनकी डेली बेसिस पे होनी चाहिए। जहाँ पे मीट ग्राइंडिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो इनकी ऑन द बेसिस ऑफ डेली क्लीनिंग होनी चाहिए, सैनिटेशन होनी चाहिए। उसके बाद डेली डिसइंफेक्शन की अगर हम बात करें तो ग्राइंडर है, फिलर है, स्टफर है, इन चीज़ों की डिसइंफेक्शन होनी चाहिए। जैसे आप कीमा बनवाने जाते हैं मार्केट के अंदर मिंसिंग के, तो एक ही मशीन के अंदर वो सुबह से शाम तक बार बार मिंसिंग करता रहता है, बार बार मिंसिंग करता रहता है। वहाँ पे आपको नहीं पता कि कौन सा मीट है जिसके अंदर शाइजेला है, आपको नहीं पता कि इसके अंदर साल्मोनेला है, बाद में टाइफाइड फीवर भी भुगतते हैं, आप इकोलाई के रिजल्ट्स भी देखते हैं। तो ये डिसइंफेक्शन इंडस्ट्री के अंदर भी इसीलिए क्या किया जाता है, परफॉर्म की जाती है ऑन डेली बेसिस इन इक्विपमेंट्स की, ताकि जो हैजर्ड्स हैं उनको मिनिमाइज किया जा सके। वंस अ वीक इज रिकमेंडेड फॉर अदर इक्विपमेंट, डेली बेसिस पे हमारे पास क्या है, ग्राइंडर है, फिलर है और स्टफर है, जबकि बाकी जितनी चीज़ें हैं उनकी एक वीक के अंदर मस्ट होनी चाहिए, एक वीक से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। डिसइंफेक्शन प्लान्स की अगर हम बात करें तो मीट प्रोसेस या मीट स्टोरेज के जो है स्पेसिफिक क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन प्लान्स होने चाहिए। अब अगर डिसइंफेक्शन प्लान्स नहीं होंगे तो कोई भी वहाँ का वर्कर है वो प्रॉपर उसको प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेगा। जब प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा होगा तो अल्टीमेटली कंज्यूमर पे इफेक्ट होगा, और कंज्यूमर पे इफेक्ट होगा तो जो प्रोड्यूसर है उसकी मार्केट पे अल्टीमेटली इफेक्ट हो रहा होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, फॉलो करनी चाहिए। मीट ग्राइंडर हैं, जो भी चीज़ें हमारे पास इक्विपमेंट है उनको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। इक्विपमेंट ज़रूरी साफ़ होनी चाहिए, और जो ग्राइंडर हैं पार्टिकुलरली इनको ज़्यादा से ज़्यादा क्लीनिंग और सैनिटेशन की ज़रूरत होती है, जैसे अभी हम बात करते चले जा रहे हैं। क्लीनिंग हमारे पास देखें, एसिड क्लीनिंग है, बेस क्लीनिंग है। अगर हम डेली बेसिस पे हैं, ठीक है ना, डेली एजेंट ए
1% कंसंट्रेशन पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हमारे पास जो टाइम होना चाहिए 20-30 मिनट। पीएच अप्रॉक्सीमेटली क्या है, ये पीएच बहुत कम होनी चाहिए। यहाँ पे उसने 1 की बात की हुई है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में ये बेस है, बेस के ज़रिए तो ये क्रूसिव एक्शन होगा इस पीएच पे, तो इसके लगभग पीएच रखी जा सकती है। मंथली क्लीनिंग अगर हम करने जा रहे हैं तो कंसंट्रेशन 1.5% है, तो 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 20-30 मिनट। तो यहाँ पे क्या है, अप्रॉक्सीमेटली जो पीएच है 1.8 हाई पीएच है, ये भी क्रूसिव पीएच है। यहाँ पे दोनों चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ें जब हम फॉलो कर रहे होंगे तो मैक्सिमम रिजल्ट्स होंगे, ठीक है ना। रिंजिंग की बात है, पोर्टेबल वाटर टेम्परेचर 30-50 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 5 to 10 बार्स है। ड्राइंग की अगर हम बात करें, डिसइंफेक्शन 2 टाइम्स वीक के अंदर, तो क्या है, एजेंट सी है, कंसंट्रेशन 0.5% है, टेम्परेचर 30-40 डिग्री सेंटीग्रेड है, टाइम 30 मिनट्स है। इसी तरीके से आप वीक के अंदर 3 टाइम्स क्या कर सकते हैं, डिसइंफेक्शन कर सकते हैं डी एजेंट के ज़रिए। ये डिफरेंट आप क्या है देख सकते हैं, क्या है, अल्कलाइन क्लीनिंग सब्सटेंसेस, एसिड क्लीनिंग सब्सटेंसेस है, डिसइंफेक्टेंट है और डिसइंफेक्टेंट केमिकली डिफरेंट। ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल सकती हैं। यहाँ तक हमारा लेक्चर क्लोज होता है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।